नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत सोमवार शाम बोकारो पहुंचे। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के साथ मोहन भागवत का काफिला बोकारो पहुंचा। जानकारी के अनुसार भागवत 20 जून को बौद्धिक सभा करेंगे। आरएसएस प्रमुख 3 दिवसीय बोकारो में शिरकत करेंगे। बता दें कि उत्तर पूर्व क्षेत्र के स्वयंसेवकों के लिए 20 दिनों का ये कार्यक्रम सेक्टर 3 स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित हुआ। इस वर्ग में ही झारखंड के स्वयंसेवकों के लिए संघ शिक्षा वर्ग 11 जून से शुरू हुआ है। दोनों प्रशिक्षण वर्गों का एक साथ समापन 26 जून की शाम को होगा। समापन सत्र में कहा जा रहा है कि बतौर मुख्य वक्ता आरएसएस के सह सर कार्यवाह आलोक कुमार होंगे। वहीं 20 जून को पंथ संचलन का कार्यक्रम होगा। 27 जून की सुबह दीक्षा समारोह के बाद सभी स्वयंसेवक घर लौटेंगे। केंद्र में राज्य को रक्षा मंत्रालय में प्रतिनिधित्व मिला है। ऐसे में राज्य के ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई है। बीजेपी में अपराधी किस्म के कुछ लोग हैं जो संसद से सीधे संवाद रखते हैं। दुमका में जो बातें सामने आई हैं वो साफ दर्शाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र में फर्क है। ये बातें जेएमएम के प्रवक्ता सह केंद्रीय सचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने आगे बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बीजेपी ने झारखंड का प्रभार जिन लोगों को दिया है उनकी भाषा को देखेंगे तो ये साफ हो जाता है कि ये पहले वाली बीजेपी नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि बीजेपी विपक्ष के तौर पर हमारे साथ चुनाव लड़े, लेकिन ये आप आपस में ही लड़ रहे हैं। उन्होंने बाबूलाल मरांडी पर भी हमला करते हुए कहा कि वो समीक्षा बैठक में क्यों नहीं पहुंचते हैं। ये एक सवालिया निशान है। जेएमएम नेता ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा कि दुमका का चुनाव प्रधानमंत्री हारे हैं, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यहाँ का एमपी मैं हूं। साथ ही कहा कि बीजेपी में जीते हुए विधायक सुरक्षित नहीं हैं। नारायण दास इसके उदाहरण हैं। उधर चास में बिजली की लचर व्यवस्था को देखते हुए लोग अब सड़क पर उतर आए हैं। एक तो गर्मी से लोग परेशान हैं और दूसरी ओर बिजली का खेल। ना तो इसकी सुध बिजली विभाग ले रहा है, ना ही जनप्रतिनिधि। अलकुशा सहित कुल 7 गांव में 4 दिनों से बिजली नहीं है, जिसको लेकर सभी गांव के लोग सड़क पर उतरकर इस दौरान सड़क पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। लोगों का कहना है कि हम 7 गांव के लोग बिजली की मार झेल रहे हैं, जिसको लेकर गुस्साए ग्रामीणों ने सुबह से ही सड़क जाम करनी शुरू कर दी। यहां गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। वहीं मुखिया रोहित कुमार ने कहा कि बिजली को लेकर काफी समस्या इस दौरान देखने को मिल रही है। सभी गाँव वाले बिजली नहीं रहने से 4 दिन से परेशान है, लेकिन बिजली विभाग मौन है और हमारी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। इसी को लेकर हम सभी ने आज सड़क जाम की है। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो ये जाम भी हटेगा नहीं। ऐसे ही हम जाम लगाते रहेंगे। हम लोग के 4 दिन से अभी तो बिजली नहीं आई है। ना कोई विभाग से कोई रिस्पांस मिल रहा है, ना कोई मिस्त्री से ना किसी तरह का रिस्पांस नहीं मिला। 4 दिन से पब्लिक परेशान है वो, और इस तरह का चलने से हम लोग भी परेशान है। इसलिए आज हमको रोड में आना पड़ा। हम लोग को पूरा 7 गो गाँव का मिलकर आज रोड में हम लोग आए हैं कि हम लोग का बिजली नियमित रूप से मिले और हम लोग का जो बिजली की लचर व्यवस्था को देखते हुए आप लोग मतलब सड़क जाम किए हैं? हाँ, जाम किए हम लोग किए। क्या मांग करते हैं प्रबंधन? हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोग का बिजली नियमित रूप से रहे और कटौती कम हो। यही हम लोग का मांग है। क्या नाम हो? और जो खराबी है वो तुरंत चालू करें, 1-2 घंटे के अंदर उसका सॉल्व करें। और उधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेत्री उधर विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित विधायक कल्पना सोरेन मंगलवार को गढ़वा पहुंची, जहां बिरसा मुंडा हेलीपैड पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद भी किया। कल्पना सोरेन हुसैनाबाद में आयोजित कार्यक्रम में जा रही थी। यहां से कल्पना सोरेन और मंत्री मिथिलेश ठाकुर दोनों हुसैनाबाद के लिए रवाना हो गए।
गढ़वा आगमन पर कल्पना सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बाबा और हेमंत की अनुपस्थिति में आपकी मेहनत ने ही गत लोकसभा चुनाव में बेहतर सफलता दिलाई है। अब हम सभी के सामने विधानसभा का चुनाव है, जिसे भी उसी जोश और जज्बे के साथ केवल लड़ना ही नहीं बल्कि अद्वितीय सफलता हासिल करनी है। उन्होंने कहा कि लोकसभा रूपी एक पड़ाव को तो हमने सभी वरिष्ठ नेता और अपने जुझारू कार्यकर्ताओं के बदौलत पार कर लिया है। अब दूसरा पड़ाव विधानसभा का चुनाव है, लेकिन चुनाव में जुटने के साथ साथ अभी राज्य की जनता को काफी लाभ भी पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सरकार के मुख्यमंत्री बेहतर काम कर रहे हैं, जनहित की कई नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। अभी राज्य के लिए काफी कुछ करना शेष है, हमें बातें कम और कार्य ज्यादा करना है। उधर रांची के हरमू स्थित सामुदायिक भवन में राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश और विधायक नवीन जायसवाल के शिलान्यास पट को झारखंड राज्य हाउसिंग बोर्ड के कर्मियों द्वारा तोड़ दिया गया, जिसके विरोध में सैकड़ों की संख्या में हरमू चौक पर जुलूस इस दौरान निकाला गया। साथ ही पुतल दहन भी इस दौरान, आपको बता दें कि पुतला दहन किया गया है और पुतला दहन का नेतृत्व युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इशारे हाउसिंग बोर्ड ने बीजेपी नेताओं के शिलान्यास पट को तोड़ा है, जिसे युवा मोर्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। पुतला दहन कार्यक्रम में पवन पासवान, अमन जायसवाल, सूर्या प्रभात, रोमित नारायण सिंह, सचिन साहू और कई लोग पहुंचे हुए थे। सरकारी संपत्ति सुनिए ना, पहले तो आप जो शिलान्यास किए हैं उनको बुला के बात करना चाहिए ना कि आप क्यों गाड़े, क्यों गाड़े? शिलान्यास जो हुआ बताया जा रहा है, अतिक्रमण पहले हम जो बोल रहे हैं शिलान्यास जहाँ हुआ है उनसे आगे बुला के बात किया जाता। हम लोग का घरे लिए समझ गए ना, तो शिलान्यास वाला से बात नहीं किए। क्या चाह रहे हैं बताइए? हम लोग चाह रहे हैं कि जो सब और उधर रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में न्यूनतम तापमान अपने सामान्य की तुलना में 4 से 5 डिग्री अधिक बढ़ गया है। इसके कारण राजधानी में रात को भी लोग गर्मी से बेहद परेशान हैं। राज्य के अन्य शहरों का भी यही हाल है। रांची का अधिकतम तापमान 37 डिग्री से अधिक है। ये सामान्य अधिकतम तापमान से करीब 8 डिग्री अधिक है। यहां तापमान में कमी आने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद के अनुसार दक्षिण पूर्वी मानसून के झारखंड में आने के संकेत मिलने लगे हैं। अगले 3-4 दिन में झारखंड के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों में झारखंड में गर्जन और आंधी के साथ कहीं कहीं पे हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली है और जो सबसे अधिक बारिश है 32.6 मिलीमीटर ओरमांझी रांची में देखने को मिली है और सबसे अधिक जो उच्चतम तापमान है वो 46 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में देखने को मिला है। जो पलामू संभाग के इलाके हैं वहीं पे आपको गंभीर उष्ण लहर की स्थिति कल में जो 17 तारीख में देखने को मिली थी और उससे सटे हुए इलाकों में आपको उष्ण लहर की स्थिति देखने को मिली थी। शेष इलाकों में हॉट एंड ह्यूमिड ही वेदर देखने को मिला था। अब बात करते हैं मुख्य वर्षापात की, तो ओरमांझी में 32.6, चैनपुर में 24 मिलीमीटर, नेतरहाट में 24 मिलीमीटर, बसिया में 18 मिलीमीटर, मुरू में 17 मिलीमीटर और बानो में 11 मिलीमीटर मुख्यतः बारिश रिकॉर्ड की गई है। और भीषण उष्णलहर जो रिकॉर्ड किया गया वो गढ़वा, पलामू और रामगढ़ के इलाकों में भीषण उष्णलहर रिकॉर्ड किया गया। उष्णलहर की स्थिति देखने को मिली चतरा, लातेहार, लोहरदगा, जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़ और हजारीबाग में। और उधर धनबाद जिले में रफ्तार का कहर देखने को मिला। देर रात हुए हादसे में 4 युवकों की जान चली गई। हादसा बरवा अड्डा थाना क्षेत्र में हुआ। हादसे में एक शख्स घायल हो गया है। पुलिस मामले में कार्रवाई कर रही है। बता दें कि बरवा अड्डा थाना क्षेत्र के लोहार बरवा में भीषण सड़क हादसे में 4 युवकों की जान चली गई। एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। तेज रफ्तार वाहन ने कार को जोरदार टक्कर मारी और
इस दौरान घायल को पुलिस ने SNMMC में इलाज के लिए भर्ती कराया है। हादसे में कार में सवार जोड़ा फाटक निवासी चूड़ी व्यवसायी राहुल गुप्ता सहित उनके 3 स्टाफ की जान चली गई। वहीं एक स्टाफ का सदस्य घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना ये अनजान एक ट्रक था, वही धक्का मारा था, है ना। क्या कुछ हुआ सर इसमें? हमको तो लग रहा है कि देखने से लग रहा है कि 4 आदमी, लगभग 5 आदमी था, तो एक आदमी था तो उसको घायल था तो उसको एम्बुलेंस से भेजा गया। हाँ, 4 लगभग देखने से लग रहा था, है ना। हाँ, फोर व्हीलर रंगाटार का है ये लोग। आधार कार्ड से देखने से लगा कि रंगाटार के है। मोदी ने आज बिहार के राजगीर पहुंचकर नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के पास नए परिसर का उद्घाटन किया। इससे पहले पीएम मोदी ने यूनिवर्सिटी की धरोहर देखी। इस कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर और आसियान देशों के प्रतिनिधियों समेत 17 देशों के राजदूत भी शामिल हुए। बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री के साथ कार्यक्रम में शामिल रहे। नालंदा पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने सबसे पहले प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी यहां पर लेते हुए पूरे इतिहास की जानकारी ली। नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने यहां पर एक पौधा भी लगाया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि मेरा मिशन है कि भारत दुनिया के लिए शिक्षा अभियान का केंद्र बने। भारत की पहचान फिर से दुनिया के ज्ञान के केंद्र के रूप में हो। नालंदा विश्वविद्यालय का ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं, वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित कर बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा केवल भारत के ही अतीत का पुनर्जागरण नहीं है, इसमें विश्व और एशिया के कितने ही देशों की विरासत जुड़ी हुई है। नालंदा विश्वविद्यालय को मुस्लिम आक्रमणकारी ने जलाकर नष्ट कर दिया था। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि आग की लपटों में पुस्तकें भले ही जल जाएं, लेकिन ज्ञान को नहीं मिटा सकते। नालंदा का अर्थ है न अलम ददाति इति नालंदा, अर्थात जहां शिक्षा का, ज्ञान के दान का। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। कभी ऐसी स्थिति हमारे यहां नालंदा और विक्रमशिला जैसे स्थानों में हुआ करती थी। इसलिए ये केवल संयोग नहीं है कि जब भारत शिक्षा में आगे था तब उसका आर्थिक सामर्थ्य भी नई ऊंचाई पर था। ये किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए एक बेसिक रोड मैप है। इसलिए 2047 तक विकसित होने के लक्ष्य पर काम कर रहा भारत इसके लिए अपने एजुकेशन सेक्टर को, उसका कायाकल्प कर रहा है। मेरा मिशन है कि भारत
दुनिया के लिए शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बने। और उधर बिहार सरकार के भूमि सुधार और राजस्व मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल पूर्णिया में कार्यकर्ता सम्मान और अभिनंदन समारोह में शामिल हुए, जहां पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भूमि सुधार और राजस्व विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए पिछले 4 दिनों में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्री ने कहा कि इसी कड़ी में हल्का कर्मचारी और सीओ का तबादला किया गया है। उन्होंने कहा कि भूमि सुधार विभाग में सभी काम ऑनलाइन करने की व्यवस्था की जा रही है ताकि भ्रष्टाचार पर लगाम लग सके। जायसवाल ने कहा कि राजस्व सर्वे मानचित्र को स्कैन कर डोर स्टेप डिलीवरी करने का आदेश दे दिया है। राजस्व अभिलेख को डिजिटल करवाना, चकबंदी का कार्य पूरे बिहार में शुरू करना जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जायसवाल ने कहा कि पहले लोगों के जमीन के नकल लेने के लिए कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब एक पोर्टल तैयार कर लिया गया है जो अगले 10 दिन में काम करने लगेंगे। अब उन्हें कॉपी ऑनलाइन उपलब्ध करा दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि जमीन विवाद में जो भी पदाधिकारी लेट करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। कोई अपराधी अब नहीं बचेगा कहीं पर। जो गोली बंदूक लेके चलता है उस अपराधी को तमाम कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। ये फैसला अभी बिहार सरकार ने कैबिनेट में लिया है। इसलिए कोई देह हाथ चमकावे वाला का रुपौली अब नहीं घुसा जाके छे। अवैध बंदूक गोली लेकर चले वाला का नहीं घुसा जाए रुपौली। रुपौली में अगर राज होगा तो गरीब का राज होगा, गरीब का राज होगा। बिहार सरकार हर वक्त पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित सबके लिए चिंता करता है। और आपकी चिंता अगर कोई कर सकता है आरक्षण से लेके विकास तक, तो वो नीतीश कुमार जी ही कर सकते हैं, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। इसीलिए आप लोग किसी के चक्कर में मत पड़िए। कोई आगे किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। रुपौली में एक ही नाम होगा, वो नीतीश कुमार जी का नाम होगा, मोदी जी का नाम होगा और हमारे कलाधर मंडल जी का नाम होगा। और उधर मध्य प्रदेश में एक अनजान शख्स ने भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित देश के 50 एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी। शख्स ने बाकायदा भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट अथॉरिटी को ईमेल किया। ये ईमेल अंग्रेजी भाषा में है। धमकी मिलने के बाद भोपाल एयरपोर्ट के डायरेक्टर ने इसकी सूचना पुलिस को दी। इधर इस धमकी का पता चलते ही सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट पर जांच की। वहां मौजूद एक व्यक्ति की चेकिंग की गई, लेकिन सीआईएसएफ को कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। गौरतलब है कि इस साल यह तीसरी बार है जब भोपाल एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इससे पहले 29 अप्रैल को भी किसी शख्स ने धमकी भरा ईमेल भेजा था। इसके बाद यहां हड़कंप मच गया था। सुरक्षा बलों ने पूरे एयरपोर्ट की जांच की थी, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला था। इसके कुछ ही दिनों बाद 12 मई को फिर अज्ञात व्यक्ति ने ईमेल किया और कहा कि भोपाल एयरपोर्ट को उड़ा देंगे। इसके बाद फिर अफरा तफरी मच गई, लेकिन खतरे जैसी कोई चीज नजर नहीं आई। पुलिस ने दोनों मामलों में मामला दर्ज कर लिया है और जांच पहले भी की थी और एक बार फिर से अब जांच शुरू हो चुकी है। उधर मुंबई में भी अब बम की धमकी मिली है। बीएमसी मुख्यालय सहित मुंबई के करीब 50 अस्पतालों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। एक अज्ञात शख्स ने ईमेल आईडी पर धमकी भरे मेल भेजे हैं। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद बीएमसी अधिकारियों और पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस ने बीएमसी मुख्यालय सहित अस्पतालों में सर्च अभियान चलाया है, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। मुंबई पुलिस ने पुष्टि की कि धमकी भरे ईमेल नेटवर्क का उपयोग करके भेजे गए थे और इसके साथ ही पुलिस ने कहा कि भेजने वाले की पहचान और धमकी का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है। मुंबई पुलिस कि इस मामले में आगे भी जांच जारी है। हालांकि इससे पहले देश के 41 हवाई अड्डों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, लेकिन ये धमकी फर्जी थी।
उधर नवी मुंबई पुलिस आयुक्त में 185 पुलिस कांस्टेबल पदों पर भर्ती की गई है। नवी मुंबई मुख्यालय में 700 उम्मीदवार फील्ड टेस्ट के लिए उपस्थित हुए हैं। परीक्षा आयोजित करने की पात्रता नहीं होने की वजह से बुधवार से 20 जून को टेस्ट आयोजित किया जाएगा। 21 से 23 जून के अभ्यर्थियों की परीक्षा 27 जून को होगी। सूचना मैसेज, मेल के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से दी जाएगी। तो इन पदों के लिए 56,000 से अधिक आवेदन है। उधर मुंबई के चेंबूर में स्थित आचार्य कॉलेज में हिजाब बैन के खिलाफ 9 छात्राओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की। छात्राओं ने हिजाब पर बैन हटाने की मांग की, जिसको लेकर संवाददाता ने एडवोकेट से बात की। आइए देखते हैं। कर्नाटका हिजाब मामले पर काफी चर्चे में रहा, वैसा ही मामला मुंबई में भी हुआ है, जिसमें अब बॉम्बे हाईकोर्ट का दर खटखटाया गया है। हमारे साथ में एडवोकेट हैं, जानते हैं उनसे क्या है पूरा मामला और जो फाइलिंग किया गया है क्या उसकी डिटेल्स है। मामला ये ऐसा है कि ये 9 स्टूडेंट्स हैं, गर्ल्स स्टूडेंट्स, जो साइंस स्ट्रीम में अपनी पढ़ाई कर रही हैं एनजी आचार्य कॉलेज में, जो कि चेंबूर में स्थित है। मामला पहली बार रोशनी में तब आया जब 1 मई 2024 को एक व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि कॉलेज का व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पे एक ड्रेस कोड का नोटिस आता है स्टूडेंट्स को, और उसमें यह कहा जाता है कि हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, कैप, ये सारी चीजें अब कॉलेज में क्लासरूम में अलाउ नहीं होगी। और ये जब मामला आता है और स्टूडेंट्स के नॉलेज में, वो जाते हैं कॉलेज मैनेजमेंट के पास अपने पेरेंट्स के साथ में, और उन्होंने अपनी बात रखी कि ये जो रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं वो आप हटा लीजिए, क्योंकि पिछले 2 सालों से स्टूडेंट्स वहां पे रेगुलरली जा रहे थे और ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था। लेकिन कॉलेज मैनेजमेंट में जो बात हुई, उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन हटाने से मना कर दिया। उसके बाद में 2 हफ्ते बाद ऑनलाइन प्रोसीजर शुरू हुए एडमिशन के, और ऑनलाइन प्रोसीजर के बाद में ऑनलाइन पीडीएफ फाइल अपलोड हुई, जिसमें सेम रिस्ट्रिक्शन इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट के नाम से लगाई गई, जिसमें फिर से नकाब, हिजाब और बुर्के पे ये सारी चीजों पे पाबंदी लगाई गई। और ये मामला होने के बाद में जो स्टूडेंट्स हैं, 9 गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझसे संपर्क किया और इस बात पे मेरी एडवाइस ली, और मामले को जानने के बाद में फिर हमने एक नोटिस दी यूजीसी, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, और हमने कॉलेज प्रशासन को भी नोटिस दिया ये कह करके कि ये जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगाया है हिजाब पे और नकाब पे, वो हटा लिया जाए। लेकिन उसके बाद में जब हमारी शिकायतों का निवारण नहीं हुआ, तो माननीय उच्च न्यायालय में हमने याचिका दायर की, और याचिका दायर करने के बाद में उसको हमने मेंशन किया। अब माननीय उच्च न्यायालय ने ये मामले को 19 जून 2024 को सुनवाई के लिए रखा है। और कर्नाटक का जो आपने मामला बताया हिजाब का, ये इससे अलग क्यों है? इसकी एक वजह है। सबसे पहली बात, कर्नाटक का जो मामला था वो स्कूल का और जूनियर कॉलेज का मामला था। ये जो मामला है डिग्री कॉलेज का मामला है, जहां पे कोई भी यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब नहीं है कॉलेज की तरफ से, फॉर्मल ड्रेसेस सब पहन के आते हैं। और दूसरी बात है, वहां पे गवर्नमेंट नोटिस था जो चैलेंज किया गया था। यहाँ कॉलेज ने खुद यहाँ पे नोटिस निकाला है और रिस्ट्रिक्शन निकाला है कह करके कि आपको फला ड्रेस नहीं पहनने हैं। तो मामला हिजाब और नकाब का है, लेकिन मामला थोड़ा अलग है। स्कूल की तरफ से कुछ आपको रिप्लाई किया गया नोटिस का? अभी तक कॉलेज प्रशासन की तरफ से किसी भी तरह का हमको रिप्लाई या जवाब नहीं आया। राज्य से जुड़ी हुई खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।